नेक्स्ट टॉपिक है फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मतलब कोई भी वेक्टर है अगर आप उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसको समझते हैं। मान लो कि ये कोई वेक्टर है, जिसे ये कोई फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कोई वेक्टर f है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, 2f वेक्टर बन गया। कोई भी वेक्टर हो जब आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो और अगर वो स्केलर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो पहले डायरेक्शन थी इस एफ फोर्स की वही अब रहेगी, लेकिन क्योंकि आगे 2 लग गया, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। पहले अगर ये 3 न्यूटन का था तो अब कितना हो गया, 6 न्यूटन का बन गया। 3 × 2 यानी कि 6 न्यूटन का अब होगा। तो डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो डायरेक्शन मैंने वही लिया, उसी के पैरेलल में इसको दिखा रहा हूँ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो चुका है 2 × 3 यानी कि 6 न्यूटन के बराबर। ये बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर मैंने इसको किसी नेगेटिव स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो कोई भी वेक्टर हो उसके आगे माइनस सिंबल लगाने से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, -3f, है ना। मैंने -3 से f वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो 3 गुना हो जाएगा इस वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट मानी जाएगी। अब तो पहले जो डायरेक्शन थी उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 3f का मतलब है 3 × 3, पहले f की वैल्यू 3 थी तो 3 × 3 यानी कि 9 न्यूटन। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन देखो मैंने अपोजिट दिखाई है। अब इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी अपोजिट क्यों है, क्योंकि इसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में? तो कोई भी वेक्टर हो जब आप उसको किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, +3 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा f/3 वेक्टर। तो 3 न्यूटन है, ये 3/3 क्या आएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, 1 न्यूटन। डायरेक्शन सेम रहेगी या चेंज होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। देखो डायरेक्शन तब तक सेम रहेगी जब तक आप पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो डायरेक्शन वही लिए मैंने, बस इसका मैग्नीट्यूड छोटा दिखाना पड़ेगा। ये है f/3 वेक्टर, ये है f/3। किसी भी नंबर से अगर आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो घट गया ना मैग्नीट्यूड, 1 हो गया। 3 से क्या हो गया, 1। और अगर आपने किसी भी वेक्टर को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, तो ये याद रखो। अब ये देखते हैं कि अगर आपको कोई भी 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तब कैसे करेंगे। देखो अभी तो हमने ये देखा कि वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है उसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी आप 2 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो इससे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इसलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आंसर में स्केलर मिल रहा है आपको, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। और अगर आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो इस तरीके से कि उनका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। जैसे ये वेक्टर है a और ये है वेक्टर b, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बीच का एंगल है मान लो थीटा, और मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बाय डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है पहले तो उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखेंगे a.b, ऐसा करके लिखेंगे। और ये बराबर होगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, यानी कि कॉस थीटा। a और b के बीच में जो भी एंगल है उसका जो कॉस फंक्शन है उससे आपको वेक्टर a और b के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। ये 10 न्यूटन का फोर्स है, सपोज करो ये 5 न्यूटन का फोर्स है, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो अगर मैं इनको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा,
10 इंटू 5 इंटू कॉस 30 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आंसर स्केलर आएगा। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब इसके मैं कुछ स्पेशल पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हुए उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी आंसर मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मतलब ये आंसर मैक्सिमम कब आएगा वो हम देखते हैं। मैक्सिमम कब आएगा, ये देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का है, तो ये तो उतने ही रहेंगे, बस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आंसर कितना आएगा। अब ये जो कॉस फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब थीटा 0 डिग्री हो। कॉस 0 पे ये क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, उस कंडीशन में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो लिख देते हैं, पहला पॉइंट क्या समझ में आया, इफ थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, देन ए डॉट बी विल बी मैक्सिमम, और कितना आएगा, ए इंटू बी के बराबर आएगा। कोस 0 1 हो गया ना, इसलिए। और अगर बोले कि मिनिमम कब आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब आएगा, तो ये वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा 180 डिग्री पुट करोगे ना, कॉस 180 होता है -1, नेगेटिव में आएगी, 0 से भी कम आएगी। इसका मतलब अगर थीटा आप 180 डिग्री लेते हो तो वैल्यू क्या आएगी, बोलो, ए डॉट बी क्या आएगा, माइनस ए बी के बराबर आएगा। इसके बराबर आएगा माइनस ए बी, कॉस 180 -1 होता है, ये माइनस आगे लग जाएगा तो माइनस ए बी के बराबर आंसर आएगा। और अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब बताओ, तो ए डॉट बी आएगा ए बी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके ए बी भी 0 बन जाएगा, मतलब ए डॉट बी आएगा अपने पास में 0। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर, अब ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करते हो और वेक्टर आपको आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी ये बता रही कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको उल्टा भी आप लगा सकते हो, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, आप उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो, अगर वो 0 आ गया इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है ना, सीधा आंसर आ जाएगा। काफी इजी होता है इससे सॉल्व करना एंगल वगैरह, ये ध्यान रखेंगे। मान लो कि एंगल 0 नहीं है, 180 नहीं है, 90 भी नहीं है, कुछ और एंगल है 30 60 कुछ भी, और मुझे पता करना है कि वो एंगल कितना है, तो उसके लिए भी आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। कैसे, देखो यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, cos थीटा बराबर आएगा a डॉट बी अपॉन ए बी के। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, उससे जो भी आंसर आएगा वो लिखना है, और यहां पे वेक्टर ए का और बी का जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखो इनको सेम मत समझना, कहीं सोचो सर ये लिखा है ए बी, ये भी लिखा है ए बी से ए बी कैंसिल, आंसर आ गया 1, ऐसा मत कर देना। ए डॉट बी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करो, अभी मैं रूल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो लिखो, नीचे ए और बी का मैग्नीट्यूड लिखो, जो भी आएगा उससे कॉस थीटा आएगा, और थीटा क्या आएगा फिर बोलो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे इससे इजीली एंगल हम, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो यही आंसर आ जाएगा, थीटा 90 होना चाहिए, एंगल उनके बीच में क्या होना चाहिए 90। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करके ए डॉट बी जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, फिर सॉल्व करके मतलब कॉस इनवर्स करके हम थीटा बता देंगे। इस तरीके से करना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या करेगा ये, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है आप ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, मतलब आगे पीछे इनको करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी की वैल्यू भी वही होती है जो बी डॉट ए की वैल्यू होती है। भाई ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा।
अब आता तो स्केलर वैल्यू ही है ना दोनों से आंसर, तो डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। तो ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के साथ। जैसे ए डॉट बी लिख दो प्लस, यहां पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो वो माइनस लिखता, ए डॉट सी लिख दो इसको। तो मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए को इसके साथ भी लिख दिया और ए को इसके साथ भी लिख दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ऐसा कर सकते हैं। कई बार हमको ये बोला जाएगा कि एक वेक्टर है अपने पास में और वो आई केप जे केप और के केप की टर्म्स में दे रखा है और आपको उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। तो आपको आई को आई से, जे को जे से, के को के से, फिर आई को जे से, आई को के से, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका आंसर क्या आएगा वो आप याद रखो। जैसे अगला पॉइंट है कि अगर आप आई केप को आई केप से मल्टीप्लाई करते हो या जे केप को जे केप से मल्टीप्लाई करते हो या फिर के केप को के केप से मल्टीप्लाई करते हो, ये हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आई केप जे केप के केप होते हैं ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं। किसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो जब आप आई केप को आई केप से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई केप की डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस के लोग, दूसरे वाले आई केप की डायरेक्शन भी होगी एक्स एक्सिस के लोग। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। सेम डायरेक्शन होगी ना, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है मतलब, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। फॉर्मूला ये है ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे का भी 1 है, कोस थीटा इनके बीच में 0 डिग्री है, तो कोस 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सब क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आया? तो याद रखो कि जब भी आप किसी भी यूनिट वेक्टर को उसी से खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 आएगा आंसर। आई डॉट जैसे आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप या के केप डॉट के केप, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपने आई को जे से या जे को के से या के को आई से डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है आई केप और जे केप के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखो आई केप जे केप के केप है, थोड़ा बता देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं आई केप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे केप, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं के केप। अब अगर आपको ये बोलूं कि आई डॉट जे करना है या जे डॉट के करना है या फिर के डॉट आई करना है, उल्टा सीधा लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई, एक ही बात है। तो अगर ये करना है तो आंसर क्या आएगा? अब देख के बताओ, आई और जे इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो आंसर हमेशा क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट में 0 आता है। तो आई केप डॉट जे केप क्या आएगा? 0। जे केप डॉट के केप क्या आएगा? 0। के केप डॉट आई केप क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आंसर 0 होगा। ठीक है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट में, और आई को जे से, जे को के से और के को आई से डॉट प्रोडक्ट से अगर मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट। अब मान लो कि आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, अगला पॉइंट बता रहा हूं। वेक्टर ए आपको दे रखा है, सपोज करो ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, और वेक्टर बी आपको दे रखा है, सपोज करो बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं, जैसे दे रखा होता है ना 3 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 7 के केप, ऐसा कुछ। अब मुझे इनको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा बताओ? अब आपको इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो ए वाली टर्म्स को पहले लिख लेंगे डॉट, बी वाली टर्म्स को लिख देंगे आगे। अब आपको ये तो पता ही है रूल कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब तो 1 होते हैं। और अगर आपने आई को जे से या जे को के से या के को आई से मल्टीप्लाई कर दिया वो हमेशा 0 ही आएगा। तो एक काम करो, जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तब 1 आएगा, और जब आप आई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 0 आएगा ना, तो उसको छोड़ दो, लिखो ही मत। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करके लिख लो, यानी कि ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई केप डॉट आई के 1 बन जाएगा, उसको छोड़ दिया मैंने, इंटू 1 आएगा वैसे, लेकिन उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को तो वही आता है, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, है ना, तो ये आएगा ए वाई
बी वाई, और के को के से यानी कि ए जेड बी जेड। इसके अलावा जो भी आप अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे ना, जे को आई से, जे को के से, तो वो जीरो बनेंगे सारे, उनको लिखना ही नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाएगा इससे एक लाइन में। ठीक है, तो ये याद रखना, याद रहेगा। और एक लास्ट चीज और याद रखो, कई बार आपको ऐसे बोला जाएगा कि एक वेक्टर है और उस वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ। जैसे वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ। ये नहीं बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, हॉरिजॉन्टल बताओ, या थीटा एंगल पे कंपोनेंट बताओ, ऐसा नहीं बोल रहा। कोई भी दो वेक्टर दे दिए और बोलेगा एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट बताओ। जैसे वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, कितना होगा। अब आपको पता है कि बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर वेक्टर ए का अगर मैं वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट लूं तो वो क्या आएगा, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या आएगा। वेक्टर ए का थीटा से जुड़ा हुआ इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ए कोस थीटा। थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कौन होता है हमेशा, कोस। तो वेक्टर ए का थीटा से जुड़ा हुआ इधर जो कंपोनेंट आएगा इस थीटा एंगल पे, वो आएगा ए कोस थीटा। ए कोस थीटा मतलब मुझे पूछा जा रहा है, अब ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कोस थीटा के। तो बताओ ए कोस थीटा क्या होगा, बी को इधर ले आओ, तो ए कोस थीटा ये बराबर आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, है ना, डिवाइडेड बाई बी, बी का मैग्नीट्यूड मतलब। ठीक है, मतलब अगर मुझे वेक्टर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट बताना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर जो भी आएगा उसको जिसके अलोंग मुझे कंपोनेंट बताना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा। ए का बी के अलोंग कंपोनेंट बताना है तो बी के मैग्नीट्यूड से ए डॉट बी को डिवाइड करना है। अगर वेक्टर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट पूछा जाता तो ये इधर आता बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा फाइंड करते तो ए अपॉन में जाता। मतलब जिसके अलोंग कंपोनेंट बताना है उसके मैग्नीट्यूड से डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। आया समझ में। अगर एक वेक्टर है x, एक वेक्टर है y, तो बताओ x का y के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, तो क्या करोगे, x डॉट वाई डिवाइडेड बाई y का मैग्नीट्यूड, क्योंकि y के अलोंग कंपोनेंट बताना है। आई बात समझ में। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो एक बार। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए के प्लस 2b कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 5a कैप माइनस 4b कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ये बोल रहा है कि एक वेक्टर है अपने पास में ए कैप प्लस 2b कैप, ये किसी दूसरे वेक्टर जो कि है 5a कैप माइनस 4b कैप इसके परपेंडिकुलर है। तो ये अलग वेक्टर है अपने आप में, ये अलग वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ यूनिट वेक्टर यूज किए हैं ए कैप और बी कैप। आपको किसके बीच का एंगल पूछा जा रहा है, आपको ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल पूछ रहा है। सपोज करो ये ए कैप है और ये है बी कैप, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आपको थीटा पूछ रहा है। इसने बोला कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए कैप और बी कैप नहीं है, ये तो कुछ अलग यूनिट वेक्टर है। इनकी हेल्प से अपन ने इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे मैं लिखूं एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप और दूसरा वेक्टर है 2k कैप प्लस 3j कैप, ऐसा करके तो दो अलग अलग वेक्टर हो गए ना ये। अब उसमें आई कैप जे कैप आप उनकी डायरेक्शन बताने के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर बोला जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। अगर कभी भी ये बोलते हैं ना कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो याद रखना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। यही आपका हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने लिखा ए कैप प्लस 2b कैप डॉट 5a कैप माइनस 4b कैप, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर हैं। इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अब ए कैप को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा ए कैप और डॉट 5a कैप, यह आएगा ए कैप डॉट 5a कैप। फिर ए कैप को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यह आएगा माइनस का सिंबल, 4 आगे लिख दिया मैंने, ए कैप डॉट
बी कैप। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स का होगा, इसलिए 4 को मैंने आगे लिखा है और ए कैप डॉट बी कैप करके लिखा है। फिर आएगा प्लस, फिर इसको इससे करो, ये आएगा 10 बी कैप डॉट ए कैप, ठीक है। फिर आएगा बीच में ये माइनस, फिर इसको इससे करो, ये आएगा 8 बी कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जैसे आई कैप डॉट आई कैप ये हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स को अगर आप खुद से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो ए कैप डॉट ए कैप, ये 5 तो आप आगे लिख सकते हो, अलग कर देता हूं। ए कैप डॉट ए कैप ये बन जाएगा 1। यूनिट वेक्टर को अगर खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा 1 होते हैं, उसी तरीके से माइनस ये क्या लिखोगे 4 ए कैप डॉट बी कैप, ये है यहाँ पे प्लस का 10 बी कैप डॉट ए कैप। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब ये 10 है, ये 4 है, तो इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आएगा प्लस का कितना आएगा 6 ए कैप डॉट बी कैप आएगा, और ये क्या बचेगा यहाँ पे -8 और बी कैप डॉट बी कैप ये 1 बन जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए कैप डॉट बी कैप इंटू 6 इक्वल टू ये कितना आया यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, उधर जाएगा तो 3 बन गया। अच्छा इधर बचेगा ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 1/2। अब ये जो ए कैप डॉट बी कैप है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप है। देखो ए कैप और बी कैप इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर कोई भी हो जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। और जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा भी आएगा साथ में। तो आप लिखोगे जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ये 1 इंटू 1 1 1 इधर जाएगा तो 1/2 ही रहेगा। ये कॉस थीटा 1/2 आ रहा है, और कॉस थीटा 1/2 कब आता है बोलो जब थीटा 60 डिग्री हो। इसका मतलब थीटा आ गया अपना 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। आया समझ में? तो हिंट आपको यही दे रखा था कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर है, जब भी ये बोलते ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 0 आएगा। उससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसका आंसर है 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में ये? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ए वेक्टर 2ik plus 3jk plus 8kk is perpendicular to the vector 4jk minus 4ik plus alpha kk, अल्फा गिवन नहीं है क्या चीज है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो अल्फा पूछा कि क्या होगा। तो इसमें हिंट यही है कि अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो उससे अपने आप ही आपको अल्फा मिल जाएगा। करके देखते हैं। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। लिखेंगे 4jk माइनस 4ik प्लस अल्फा kk। ठीक है, देखो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए इसने जे केप को पहले लिखा है और आई केप को बाद में लिखा है, तो इससे गलती हो सकती है, ध्यान रखना। इसने बोला कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। डॉट प्रोडक्ट करो इक्वल टू 0 पुट करो इसको। देखो ये आई के वाली टर्म है तो इधर आई के वाली टर्म क्या है -4ik, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -4 क्या आएगा -8। आई केप डॉट आई केप ये 1 बनेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जेके वाली टर्म को जेके वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 क्या बना 12, जेकेप डॉट जेकेप ये 1 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है साथ में मल्टीप्लाई करके। 8 के केप को के केप वाली टर्म से यानी कि आएगा प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। ये 8 और ये अल्फा ये बन गया 8 अल्फा, और के केप डॉट के केप क्या आ गया 1 आ गया, और ये सब मिला के क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। इधर आएगा 8 अल्फा, इधर कितना जाएगा -4। तो बताओ अल्फा क्या आया -1/2। है कोई ऑप्शन ऐसा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, यहाँ पे अल्फा दिया इसकी जगह कुछ और दे देगा, है ना, कोई एक चीज मिसिंग होती है और आपको बोलता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ कि अल्फा कितना होगा, या जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वो पूछ लेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स
ए इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk एंड बी इक्वल टू 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk विल बी। अब ये दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी और इनके बीच का एंगल आपको पूछा जा रहा है। देखो जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछे तो सबसे पहला काम ये करना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखना है। हमेशा जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछ ले, हमेशा क्या करेंगे, पहले उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल पता चल जाएगा एक ही स्टेप में। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया इसका मतलब एंगल क्या है, 90 डिग्री। मान लो कि एंगल मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट एक ही केस में 0 आएगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया इसका मतलब एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ है। फिर वो कैसे फाइंड करोगे, जब भी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो आपको फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इससे आप कॉस थीटा निकाल सकते हो इजीली। थीटा ए और बी के बीच का एंगल ही तो होता है। तो ए डॉट बी अपॉन ए बी। आपको क्या करना है, जो ए डॉट बी आप फाइंड करोगे अगर वो 0 नहीं आया कोई बात नहीं, उसको यहां पुट कर दो और ए और बी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। उससे अपने पास क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। फिर थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। जो भी आएगा उसका कॉस इनवर्स ले लेंगे तो उससे अपने पास थीटा निकल के आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछे पहला काम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर वो 0 आ गया तो मतलब एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है, वहीं पे आंसर आ गया। अगर वो 0 नहीं आया तो एक स्टेप और फॉलो करेंगे, ए और बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग फाइंड करके फिर ए डॉट बी को उससे डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी आएगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा। तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स। फिर जो भी आया उसे सॉल्व करके थीटा बताया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसमें ए और बी वेक्टर दे रखे हैं तो पहला काम मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। ए डॉट बी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk। ये स्टेप्स मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप इनको सीधा भी देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ सीधा कैसे देखना है। प्लस 4jk माइनस 5kk। अब क्या करना है, i को i से यानी कि 3 को 3 से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9। jk वाली टर्म को jk वाली टर्म से, 4 को 4 से करो तो प्लस 16 आएगा। 5 को 5 से यानी कि माइनस का 25 आएगा। टोटल करो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। और डॉट प्रोडक्ट एक ही केस में 0 आता है जब एंगल 90 डिग्री हो वेक्टर्स के बीच में। इसका मतलब थीटा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। अब ये स्टेप्स तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आपको क्या करना है, सीधा वेक्टर्स को देखना है। ये वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर दे दिया, तो डॉट प्रोडक्ट तो दिमाग में हो जाना चाहिए। मतलब सीधा आंसर लिखना है। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 लिख दिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 लिख दिया, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करो -25, आंसर 0, थीटा 90। 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इतना तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ik प्लस jk एंड jk प्लस kk इज। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा जा रहा है आपको। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा जाए पहला काम क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट करके चेक करना है। अगर वो 0 आ गया तो एंगल 90 डिग्री, अदरवाइज हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है इनका। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, ये आएगा अपने पास में ik प्लस jk डॉट jk प्लस kk। डॉट प्रोडक्ट में i को i वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें i की कोई भी टर्म नहीं है तो वो तो 0 आएगा। फिर j को जैसे करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो 1 आ गया, 0 तो नहीं आया। इसका मतलब एंगल 90 डिग्री तो नहीं है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जब भी आई केप जे केप के केप की टर्म्स में वेक्टर गिवन हो तो आप क्या करते हो, आई के वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे के वाली टर्म का स्क्वायर प्लस के वाली टर्म का स्क्वायर। ये वेक्टर ए है, इसमें आई के वाली टर्म का मल्टीपल है 1, जे के वाली टर्म का मल्टीपल है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि आएगा √2 के बराबर। और ऐसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये भी 1 1 है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना ये कैसे कर रहे हैं अपन, आई केप जे के केप इनका जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर अंडर रूट करना है, उससे आएगा अपने पास मैग्नीट्यूड निकल के। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास।
अब इसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करो, थीटा आ जाएगा अपने पास cos इनवर्स a डॉट बी क्या आया था 1, a और b का मैग्नीट्यूड √2 इंटू √2, ये आएगा √2 इंटू √2 यानी कि cos इनवर्स क्या बना 1/2 जो कि होता है कितना 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर होगा। आया समझ में? ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 2i के प्लस 3j कैप अलोंग द वेक्टर i के प्लस j कैप इज। ये बोल रहा है कि वेक्टर a का इस दूसरे वाले वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताओ। तो जब भी किसी एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट बताना हो, जैसे वेक्टर a का b के अलोंग कंपोनेंट बताना है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर जिसके अलोंग कंपोनेंट बताना है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना है, तो उससे आ जाएगा अपने पास उस वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट। जैसे ये वेक्टर a है, इसको वेक्टर b बोल देते हैं, लिख देता हूं एक बार। वेक्टर a है 2i के प्लस 3j के, और वेक्टर b क्या है यहाँ पे, जिसके अलोंग कंपोनेंट बताना है वो है i के प्लस j के। पहले करो डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b क्या आएगा बोलो, i को i से मल्टीप्लाई करो, ये 2 आएगा, और j को j से यानी कि 3 आएगा, है ना। i के वाली टर्म को i के वाली टर्म से, j के वाली टर्म को j के वाली टर्म से, ये आया अपने पास में 5। फिर क्या करना है, जिसके अलोंग कंपोनेंट बताना है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जो कि बराबर आएगा, यहाँ पे है i केप का मल्टीपल 1, यहाँ पे j केप का मल्टीपल 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 आएगा। ठीक है, आसान एकदम। अब क्या करना है, आपको वेक्टर a का b के अलोंग कंपोनेंट बताना है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b विल बी a डॉट b अपॉन b। क्या आएगा आंसर, ये a डॉट b आया था 5 और b आया था अपना √2, तो आंसर क्या है 5/√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।